हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज सीएमए स्टूडेंट्स का जो फाउंडेशन का पेपर है वो अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन, हम इसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। एक बार डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे कि पेपर कैसा आया था। ओवरऑल द पेपर वाज गुड। आई थिंक जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो बहुत ही अच्छे से पेपर अटेम्प्ट भी कर पाए होंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे इसके अंदर। और हम लोगों ने जितनी भी हमारी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करी हैं, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस हो गए काफ़ी हद तक, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब मैंने आपको कहा था कि आप हर चैप्टर के पीछे मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो हैं आईसीएमआई का मटेरियल जो है आप उसमें से करके जाएं, तो डेफिनेटली उसमें से भी एक दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या आंसर्स रहेंगे इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। हम लोग ये तीनों, मैंने चार्ट बनवाया था आपको इसका, तो डी ओपिनियन ऑफ लॉयर्स जो है ये सोर्सेज ऑफ लॉ में काउंट नहीं होता है। ठीक है, हाथों हाथ हम लोग एक बार इस तरफ भी फिफ्थ आंसर का भी देख लेते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन का। रिट पिटिशन कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आर्टिकल नंबर्स की अलग से टेबल बनवाई थी आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 226 है। जो हाई कोर्ट में हम लोग रेट फाइल करते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, 226 रहेगा। राइट चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो। इसमें सेकंड क्वेश्चन का है इंडियन पार्लियामेंट हाउस ऑफ पीपल। याद है मैंने बताया था लोकसभा, लोक वर्ड का मतलब ही पीपल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी रहेगा। व्हेन बोथ द पार्टीज डू नॉट हैव इक्वल राइट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों पार्टीज की इक्वल राइट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एक की ज्यादा है ऑब्लिगेशंस, राइट्स हैं, और दूसरे पार्टी के नहीं है, तो वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। थर्ड, द सब्जेक्ट्स ऑन विच लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तीन लिस्ट होती हैं ये, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी रहेगा, जॉब नोटिफिकेशन। मैंने बार बार आपको क्लास में हर बार मैं ये जॉब का, ऑफर लेटर का, इन्हीं चीज़ों का एग्जाम्पल दे दे करके मैंने आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, और अब वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर फॉर द जॉब। राइट, फोर्थ क्वेश्चन देखिए अब इसमें। फोर्थ क्वेश्चन का, bill introduced by any member of the parliament is called as private members bill। जब कोई member introduce करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, private members bill बोलते हैं। अच्छा, एट्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो doctrine of privity है। parties to the contract need not discuss about the contract with the others। उनको contract की चीजें दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करनी है। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो प्रिविटी रहेगा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, बिकॉज थर्ड पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होता है। देखो थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती, ये चीज तो है ही प्रिविटी में, बट आप ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, है ना। इंडोर मैनेजमेंट जो है वो कंपनी लॉ में अप्लाई होता है, तो इसलिए वो कंपनी रिलेटेड मैटर्स के लिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडोर मैनेजमेंट, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, इंटर विवोस मीन्स टू लिविंग पर्सन्स। तो नाइन्थ जो है उसका करेक्ट आंसर ए होता है, इस वर्ड का मतलब है। अच्छा, ये वर्ड हम लोगों ने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो आई अग्री कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट करना लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा होगा, बट ठीक है मैं बता देती हूँ, करेक्ट आंसर इज बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। ठीक है, हाथों हाथ 14th का भी देख लीजिए। रैटिफिकेशन हमेशा किस चीज के लिए होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जैसे एजेंट है, एजेंट ने कोई एक्ट ऑलरेडी कर दिया है, वो एक्ट को बाद में रैटिफाई करा जाता है, अप्रूव किया जाता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव याद करो, मैंने आप लोगों को समझाया था, प्रोस्पेक्टिव एक फ्यूचर डेट को रिप्रेजेंट करता है, रेट्रोस्पेक्टिव एक पास्ट डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑथराइज्ड एक्ट्स तो ये कभी होते ही नहीं है, क्योंकि रैटिफिकेशन हमेशा अनऑथराइज्ड चीजों के लिए ही किया जाता है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या है, बी है। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। यस, 10th, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस। रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस में क्या होता है, दोनों पार्टीज को अपने अपने
पार्ट को परफॉर्म करना होता है। सिर्फ एक पार्टी नहीं, रेसिप्रोकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा है। उसके अंदर दोनों पार्टीज जब एक दूसरे को परफॉर्मेंस करके देंगी, एक सीक्वेंस में परफॉर्म करेंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो बोथ पार्टीज शैल परफॉर्म देयर पार्ट, राइट। 11th, voluntary transfer of goods with consideration is called as ट्रांसफर, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स है ये। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो एक चीज याद रखना, इन्होंने गुड्स वर्ड बोला, इन्होंने पोजेशन नहीं बोला है, ठीक है। तो इसीलिए इस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स विथ कंसिडरेशन है, मैं इसको सेल, मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर सेल है। वाई? बिकॉज इन्होंने वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं बोला, इन्होंने गुड्स बोला है। गुड्स इज अ मच वाइडर टर्म, तो इसलिए मच वाइडर टर्म हमारे लिए सेल्स ही है, हम सेल्स ही बोलेंगे यहाँ पे। 15th का करेक्ट आंसर डी है, इग्नोरेंस। बिकॉज ये तीन चीजें जो है ये हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, हम फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। तो फ्री कंसेंट जो है वो नहीं आएगी अगर ये तीन चीजें प्रेजेंट है, इग्नोरेंस जैसा वहां पे कुछ भी नहीं था। फाइन, 16th का करेक्ट आंसर भी देख लो, बी इसका करेक्ट आंसर है, रिवोक्ड ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। बिकॉज रमेश को एक अपॉइंटमेंट का ऑफर मिलता है which requires him to accept within 10 days। उसको कहा गया कि आपको 10 दिन में एक्सेप्ट करना है और उसको ज्वाइन 30 डेज में करना है, बट वो चुप रहा। तो क्या हम साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लेते हैं? क्या नहीं मानते। प्लस दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, तो टाइम पीरियड के अंदर अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो ये लैप्स ऑफ टाइम की वजह से ऑफर क्या बन जाएगा, रिवोक्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है। 12th, a person gives a proposal to another person and dies after a few days before it is accepted। 12th क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है, रिवोक्ड। क्योंकि पर्सन ने प्रपोजल दिया और फिर उसके बाद वो मर गया, डेथ हो गई, तो फिर ऑफर अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहता है। एक बार 17th का भी आंसर देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये भी नहीं है, कॉन्विक्ट भी नहीं होता है, और अनरजिस्टर्ड कंपनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में चलता ही नहीं है, तो इसीलिए डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 13th का आंसर देखिए, बी है, परफॉर्मेंस। क्योंकि म्यूचुअल डिस्चार्ज, म्यूचुअल कंसेंट से जो डिस्चार्ज होता है वो किससे नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी। देखो नोवेशन में म्यूचुअल कंसेंट होता है, ऑल्ट्रेशन में भी होता है, और ब्रीच में कंसेंट जैसी चीज है ही नहीं, है ना। और परफॉर्मेंस जो है वहां पे आपने परफॉर्म कर दिया, तो म्यूचुअली आपने डिसाइड करके उसको टर्मिनेट नहीं किया है, इसी वजह से 13th का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। 18th का आंसर जो है वो ए है, एक्सेप्टेंस बाय बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑफरी। अगर ऑफरी का बेस्ट फ्रेंड एक्सेप्टेंस दे रहा है, यहाँ पे कहीं भी ये चीज लिखी हुई नहीं है कि उसको ऑफर दिया गया था या वो क्या है क्या नहीं, कोई डिटेल्स इसके अंदर प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है, तो इसलिए बाइंडिंग प्रॉमिस है, वैलिड है नहीं है, इन्होंने तो सिर्फ फ्रेंड की बात करी है, तो ये क्वेश्चन के फैक्ट्स कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये नॉट एन एक्सेप्टेंस एट ऑल होगा। अकॉर्डिंग टू मी ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। 19th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अच्छा, ऑपरेशन ऑफ लॉ, देखो इसमें भी 19th के अंदर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी रहेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ये अलग ही हेड था, है ना, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ में नहीं आ रहा था। ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है ऑल्ट्रेशन, है ना, क्योंकि आगे इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो लेट्स से वो म्यूचुअल वाला ही है। एंड वेवर बाय वन पार्टी, ये वाली चीज जो है ये भी हम लोगों ने एक अलग ही उसमें देखी, तो इंसॉल्वेंसी ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। ओके, 19th के बाद 20th का भी करेक्ट आंसर देख ही लो। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, एनी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट। देखो इन द नेचर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इन्होंने ये नहीं कहा है, इसका इसका लाइन का मतलब आप अगर थोड़ा रीड करो बार बार, सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कहना चाह रहे हैं वो इसके अंदर, ठीक है। तो वो सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्या रहेगा वो, क्वाजी रहेगा, बाकी ऑप्शंस इसके गलत हैं,
ठीक है। 21 प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट या रेगुलेटर इज कॉल्ड एडमिनिस्टर्ड प्राइस, क्योंकि डिस्प्ले तो शोरूम पे डिस्प्लेड होता है, कैटलॉग्स में लिखा होता है, जरूरी नहीं है वो हमेशा गवर्नमेंट डिसाइड करे। रीजनेबल प्राइस समथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। मैंने कहा था तुम्हें रीजनेबल टर्म का मतलब कहीं पे भी लॉ में लिखा हुआ नहीं है, तो तुम लोग खुद के आईक्यू से भी फिगर आउट कर सकते थे। इसका करेक्ट आंसर डी होगा 21 का, एडमिनिस्टर्ड प्राइस। ठीक है। अब एक बार वो वाले भी देख लो, 24th का, अग्रीमेंट टू सेल precedes, succeeds या happens at the same time। तो क्या agreement to sale and agreement of sale, क्या ये दोनों साथ में होते हैं या पहले होता है या क्या होता है? देखो, एग्रीमेंट टू सेल मतलब अभी तक हमने बेचा नहीं है, हम सिर्फ क्या करें, एग्रीमेंट एंटर करें, तो ये हमेशा प्रोसीड्स होगा, ये पहले हुआ है। ओके। कैवियर टेम्पटर का मतलब लेट द बायर बी अवेयर। देखो एकदम इजी क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की, तो अकॉर्डिंग टू मी तो द पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन बोला है, उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैम्पल सब आ गया, तो 26 का डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, when goods are not existing with the seller at the time of making the contract, they are called, मतलब वो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो गुड्स जाहिर सी बातें कौन से होंगे, फ्यूचर गुड्स होंगे। फाइन। इन अ नॉर्मल सेल बाय अ शॉप द टाइटल टू द गुड्स इज टू द कस्टमर एविडेंस्ड बाय, मतलब आप एक नॉर्मल शॉप पे जब गुड्स खरीदने जाते हो तो किस चीज से पता लगेगा कि उसको हमने टाइटल दे दिया? देखो, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, तीनों चीजें, तीनों टर्म्स जो है वो सिमिलर नेचर की टर्म्स है, राइट? तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। 27th में भी डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट का मतलब एक्चुअल डिलीवरी भी हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बाय द सेलर एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बाय द बायर, देखो ये नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर में से तीनों ही चीजें इसको प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब मैंने बताया था, रेडी टू डिलीवर हैं गुड्स आपके, एक्चुअली अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, सेलर के पास ही है, और खर्चों से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, कॉस्ट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए 27 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, राइट? चलिए, 28th जो है वो देखते हैं। इन केस ऑफ अग्रीमेंट ऑफ सेल, 28th का करेक्ट आंसर अग्रीमेंट ऑफ सेल बोला है, तो यहाँ पे हमारे जो गुड्स हैं ये फ्यूचर गुड्स होंगे। ठीक है। देन एन अग्रीमेंट टू सेल, देखो अग्रीमेंट टू सेल वाले क्वेश्चंस बहुत आए हैं इसमें, है ना, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। 29th का करेक्ट आंसर डी है, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन अग्रीमेंट ऑफ सेल बाय। परफॉर्मेंस का तो यहाँ पे बात ही नहीं है, और प्रेफरेंसेस वाली भी कोई बात नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है। 30th देख लो, राइट टू रीसेल विद होल्ड लियन किसको अवेलेबल होता है? ऑफ कोर्स अनपेड सेलर को अवेलेबल है। पेपर तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी आया है, कुछ इतना इसमें ज्यादा नहीं है, दो तीन क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो अभी तक मुझे ट्रिकी दिखे हैं। 34th का सी है, नॉट अ प्रोमिसरी नोट, दो, क्योंकि करेंसी नोट के लिए याद है मैंने आप लोगों को क्लास में भी कहा था कि एक बार अपनी पॉकेट से करेंसी नोट्स निकाल के देखो, उनके ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज ऐसी लग रही है कि वो प्रोमिसरी नोट है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं, क्योंकि उसमें सारे उसके फीचर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। 35th, in case of dishonor of the check the notice by the bank is given to the, अगर कभी भी चेक का डिसऑनर हो जाता है तो जो डिसऑनर का नोटिस है वो बैंक किसको देगी? 35th का ए जो है वो करेक्ट आंसर है, जो ड्रॉर है उसके पास नोटिस जाता है कि आपका चेक जो है वो बाउंस हो गया। ऑल्दो जो भी अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो डिसऑनर जो है बैंक नोटिस दे रहा है, तो बैंक हमेशा किसको नोटिस देगा? वो अपने कस्टमर को देगा, तुम ये ध्यान रखो। उसका जो जिसने चेक बनाया है उसका अकाउंट है ना बैंक में, तो वो हमेशा नोटिफिकेशन किसको देगा? उसको देगा। अच्छा, जो पेई है, तुम कहोगे कि पेई को भी तो नोटिस जाता है ना, तो वो जो पेई का बैंकर होता है ना वो उसको इंटीमेट करता है कि हमने ये कलेक्शन किया था ड्रॉर बैंक से, ड्रॉर के बैंक से, बट उसने हमें पेमेंट नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी जो
ड्रॉई है, ड्रॉई इन द सेंस पेई है, पेई का जो बैंकर होता है वो हमेशा उसको इन्फॉर्म करता है, लेकिन ड्रॉअर का जो बैंकर है वो उसको इन्फॉर्म करेगा, ड्रॉअर को करेगा। ठीक है। 31, 31 का करेक्ट आंसर है सी, होल्डर्स। इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, उन सबको हम लोग होल्डर बोलते हैं, सिंपल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम ही ऐसे पड़ा है। 32, इन केस ऑफ अ चेक द ड्रॉअर इज, चेक के केस में ये बोल रहे हैं जो ड्रॉअर होता है वो अकाउंट होल्डर होता है, क्योंकि जिसके फेवर में हम चेक इशू करते हैं उसको हम लोग चेक के केस में हम क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। और बैंकर जो होता है वो तो यहाँ पे ड्रॉई कहलाता है, इन्होंने ड्रॉअर पूछा है तो ये अकाउंट होल्डर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन बी अ पेई ऑल्सो। अच्छा, विच, इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसा होगा, तो 33 का करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ड्रॉअर जो है वो खुद भी क्या बन सकता है, कैन बी अ पेई ऑल्सो, कैन बी बोल रहे हैं ना, ये इसका मतलब हमेशा की बात नहीं कर रहे कि हमेशा ये ऐसे ही होना चाहिए। देखो अभी ड्रॉई, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि ड्रॉई इसका करेक्ट आंसर है, बट देन ड्रॉई जो है वो हमेशा वो पेई होता है, इन्होंने कहा है कैन बी, कौन हो सकता है, तो हो सकता है का करेक्ट आंसर ए है, ड्रॉर। ड्रॉर हो सकता है कब होगा ये पेई, जैसे हम सेल्फ चेक जब भी बनाएंगे है ना, तो सेल्फ चेक के केस में ड्रॉर जो होता है वो खुद ही क्या बन जाता है, पेई बन जाता है, डेटर्स नहीं है और नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। ओके। 36 जो है, 36 का बी, प्रोमिसरी नोट, इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड, कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, कैन नॉट। देखो अगर चेक होता तो, चेक यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस में, बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो बीओई होता है वो भी हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोमिसरी नोट भी हमेशा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो विच कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, चेक जो होता है चेक पेबल टू बियरर हो सकता है। ठीक है। 37th में सी करेक्ट आंसर है, चेक इज ड्रॉन, किसी भी स्पेसिफाइड बैंक पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। 38th का भी आंसर हाथों देख ही लीजिए। In case of difference between bills of exchange and check, which of the following statement is wrong? देखो both have three parties, तो दोनों में तीन तीन parties तो नहीं होती हैं ना। Both have the dates, both have a definite pay, कौन सा स्टेटमेंट इसमें, इन्होंने देखो क्लियरली देखना है इस चीज को, इन्होंने पूछा है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देखो दोनों में तीन पार्टीज होती हैं, कैसे तीन पार्टीज है, अभी अगर मैं बीओई की बात करूँ ना, तो बीओई के अंदर जो है वहां पे भी आपका एक ड्रॉअर रहता है, ड्रॉई रहेगा, और जो पेई है वो रहेगा। जब आप इसको एंडोर्स करते हो तब तीन पार्टीज क्रिएट होती है, चेक के केस में भी सेम यही चीज है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई, तो ऐसे इसलिए ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बोथ में डेट्स लिखी होती है, दोनों में पेई का नाम डेफिनेट होता है, सर्टेन होता है, तो दोनों को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है, जो चेक में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस सिर्फ किस में चाहिए हमें, बीओई में चाहिए ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। 39th देखो इसके अंदर, 39 का करेक्ट आंसर सी है, नेम ऑफ द पेई शुड बी देयर इन द बीओई, क्योंकि इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो which statement of the following is correct? Check can be drawn on any bank, ठीक ये भी correct है, signature is not required in the promissory note, no signature is required, payee का नाम should be there, and no action can be taken if the check is dishonored। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट इसका सी है, बिल्कुल सही रहेगा। एक्चुअली इन्होंने ड्रॉन ऑन एनी बैंक लिखा हुआ है ना, एनी स्पेसिफाइड बैंक होता है, क्योंकि जिस बैंक का नाम, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना ये, तो जिस बैंक का नाम उस चेक पे लिखा हुआ है, कहने का मतलब जिसने भी वो चेक इशू की है, जो भी बैंक है, वही स्पेसिफाइड बैंक पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे किसी भी बैंक पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ठीक है, 39 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 40th में चेक हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑफ द पेई कितने दिन के अंदर, 90 डेज, क्योंकि हम 3 मंथ्स बोलते हैं इसमें। 44 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, फ्लो चार्ट। ये कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं अब जो उधर आ रहे हैं। 45 का बी आएगा ना, कंपनीज के लिए है, तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो यूनिफॉर्म होती है सबके लिए।
ओके ऑलराइट 41। अब आपको ये कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉ के इतने ही थे, फिर लास्ट के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके कम्युनिकेशन से आते हैं, राइट। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद द कलीग्स इज कॉल्ड एज, 41 का करेक्ट आंसर है ग्रेप वाइन। 42 इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ बॉस टू द सबॉर्डिनेट, ये कौन सा है, बॉस से सबॉर्डिनेट जा रहा है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। 46 जो है इसमें ये बोल रहे हैं विच इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू द कम्युनिकेशन, प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं होता क्योंकि प्रॉपर मीडियम है। 47th, network disturbance is the correct answer. In a virtual organization, which barrier to communication is not within the control? Not लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो of course network disturbances में हमारा कोई control नहीं रहता है ना। 43 एंड 48, ये बाकी चार क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग एक बार देखते हैं। 43 का करेक्ट आंसर है ओरिजिनल आइडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, नॉट है तो इसलिए ए करेक्ट रहेगा इसका, ओरिजिनल आइडिया ऑफ द ऑथर, ठीक है। 48 का सी करेक्ट है, डिनायल, ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 49 जो है इसके अंदर एथनोसेंट्रिज्म आएगा, when a person believes his or her culture is superior to the others, तो वो एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं हम उसको। एंड व्हेन अ मैनेजर, लास्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेट्स विथ हिज स्टाफ, तो ऑडियंस इज कंसिडर्ड टू बी फ्रेंडली बिकॉज मैनेजर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, स्टाफ के साथ, तो स्टाफ ऑडियंस है, ऑडियंस हम मानेंगे कि फ्रेंडली है ना, होस्टाइल तो नहीं होता, एपेथेटिक नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सारा हमारा 50 क्वेश्चंस का जो पेपर था जो बेसिकली लॉ वाले पोर्शन का है, ये हम लोगों ने यहाँ पे आज चेक कर लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग द पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत सारे अभी जैसे आर्टिकल नंबर था वो आपकी बुक के पीछे ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो आपकी बुक के पीछे दे रखे हैं। अभी जैसे वो रिवोकेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए जिन भी बच्चों ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत अच्छे से एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा था, वो लोग इजीली पास हो सकते हैं। और जिनको, जो मैंने कहा था अगर आप लोगों को नहीं एमसीक्यू सॉल्व करने में आया तो आप अपना आईक्यू यूज करके उसको सॉल्व करने का ट्राई करें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे, राइट। ऑल्दो कम्युनिकेशन वाला थोड़ा सा वैसे रहता है कि टर्मिनोलॉजीज और ये सब आपको उसमें याद करनी पड़ती है, बट देन अकॉर्डिंग टू मी जो लॉ वाला पोर्शन है उसका पेपर वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक आधा क्वेश्चन फिर भी ऐसा रहता ही है जिसमें हमें, जैसे अभी इंटरवीवॉस है, उस टर्म का मतलब इन्होंने पूछा, दिस इज अ लीगल टर्म, तो उसको हो सकता है अटेम्प्ट करने में बच्चों को दिक्कत आई हो, बट हमारे पास नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते थे सारे एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सारे आंसर्स हेल्प करेंगे जज करने में कि आपका पेपर आज का कैसे हुआ था। बाकी लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स।